देखो चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन जो वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें P एक सेट दिया हुआ है x is less than 3 where x belongs to natural number, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी 1 and 2 only, क्योंकि less than 3 है that means 3 is not included। जो q है वो कितना हो जाएगा होल नंबर है and which is less than equals to 2, तो 0 1 and 2। अब इसमें पहला पार्ट है p क्रॉस q निकालना है, तो निकाल सकते हो p यूनियन q, और ये सब तो इजी पीजी है अपने आप हो जाएगा ना, आता है ना सबको ये। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में a एक सेट है जो सॉल्यूशन है किसका x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का। इसमें अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो x की दो वैल्यूज हो जाएंगी, है ना, एक वैल्यू आएगी -1 और एक वैल्यू आएगी 2, और ये सेट a है तो a सेट में एलिमेंट्स होंगे -1 एंड 2, और b सेट क्या है, B सेट है सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड ट्री, तो क्या क्या आएगा, और आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 टू द पावर m into n, तो 2 टू द पावर 6 नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला वही होता है। तो बेसिकली a क्रॉस b के जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होते हैं ना वही तुम्हारे नंबर ऑफ रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में r, अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान से, r हमारा कुछ ना ऐसे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x कॉमा x के फॉर्म में, है ना, वेयर x बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज ब्रैकेट इंटरसेक्शन z के साथ। -2 और 2 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो होंगे तुम्हारे -1 0 1 एंड 2, तो x की जो वैल्यूज हो गई है ना वो कौन कौन सी हो गई -1 0 1 एंड 2, तो यानी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जैसे -1 लोगे तो मॉडुलस ऑफ -1 तो 1 होता है, 1 कॉमा -1 हो गया, 0 कॉमा 0 1 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि भाई r हमारा एक फंक्शन है या नहीं है, बताओ जरा r फंक्शन है या नहीं, क्यों नहीं है, करेक्ट, 1 के लिए ही -1 आंसर है और 1 के लिए ही 1 है, तो एक x कोऑर्डिनेट के लिए अगर दो y कोऑर्डिनेट डिफरेंट आ जाए तो दैट मींस इट इज नॉट अ रिलेशन। सर मेरा ना एक्सप्लेनेशन में इसका नंबर बता दो, जैसे एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखेंगे, तो लिख दो ना देयर इज टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ y विद सिंगल वैल्यू ऑफ x, या ऐसे लिख दो ये तुम कि जैसे f of 1 इक्वल्स टू -1 है और f of 1 के लिए ही 1 है, तो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आंसर है, आई मीन डिफरेंट एक सेम वैल्यू के लिए दो डिफरेंट आंसर हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये तुम्हारे दो नंबर में यूजुअली आता है। a एक सेट हमारे पास दिया हुआ है -2 से लेके 2 तक 2 क्लोज ब्रैकेट में, b एक दूसरा सेट दिया हुआ है -3 to 1, h एक फंक्शन है हमारा a to b, we फंक्शन डिफाइन फ्रॉम hx, हमारा एक फंक्शन क्या दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ में आता है कि इसमें अगर हम कोई भी डेसिमल वैल्यू डालेंगे ना तो हमेशा लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जैसे अगर 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू डाल दो, नॉट 1 0 या 0.1 0.2 0.3, उसके राउंड ऑफ वैल्यू हमेशा 0 ही आती रहेगी, आई बात समझ में। ओके, जो पहला पार्ट है वो बोल रहे हैं कि क्या h of a equals to b, ये बराबर h of कैपिटल कि h a हमारा b के बराबर होगा या नहीं होगा। देखो अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू लेता हूँ माइंड, क्योंकि a तुम्हारा जो है x की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, आंसर्स जो आएंगे तुम सिंपल सी बात है आंसर्स जो आएंगे वो हमेशा इंटीजर आएगा, समझ रहे हो, और b में वैल्यू कितनी है -3 to 1 यानी इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली हमेशा बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर मैं फिर तो -2 तो ले नहीं सकता, अगर मैं -1 लेता हूँ -1 की राउंड ऑफ वैल्यू -1 होगी, -1 -2 हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा -1 से लेके 0 तक मैं कुछ भी लेता रहूं आंसर हमेशा -2 ही आएगा, -1 से लेके अगर मैं 0 तक कुछ भी लूंगा बट 0 नॉट इंक्लूडेड, है ना, आंसर हमेशा -2 ही आएगा। जब मैं h 0 लूंगा
तो जीरो की राउंड ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, तो जीरो माइनस वन, आंसर इज माइनस वन। अब अगेन जीरो से लेके अगर मैं वन तक कुछ भी लूंगा, है ना, जैसे 0.5 ले लो, 0.5 की राउंड ऑफ वैल्यू जीरो माइनस वन, तब भी माइनस वन ही आएगा। यानी जो इसके आंसर होंगे वो हमेशा माइनस टू, माइनस वन, जीरो ऐसे आएगा। इसकी डेसिमल वैल्यूज भी है इसमें, तो वो तो कभी आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये हम बोलेंगे नो, h of a is not equals to b। आई बात समझ में? दूसरी पार्ट है जो b वाला पार्ट है ना, b में बोला गया माइनस 0.53 की वैल्यू, ठीक है, जो b पार्ट है if माइनस 0.53 कॉमा b। अच्छा, यानी अगर मैं h में माइनस 0.53 डालता हूं, माइनस 0.53 का राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस 0.53 की राउंड ऑफ वैल्यू लेफ्ट में जाएगी भैया, ये जीरो था, ये वन है और ये माइनस वन है, माइनस 0.53 कहाँ पे? यहाँ पे हो कहीं पे, तो उसकी राउंड ऑफ वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन। अच्छा, h ऑफ 0.53 की वैल्यू किसके इक्वल है? b के, तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस टू। आया समझ में? ओके, अब सी पार्ट बोल रहा है प्री इमेज ऑफ माइनस टू, प्री इमेज ऑफ माइनस टू। बेसिकली जैसे एक चीज होती है डोमेन, एक होता है रेंज। डोमेन क्या होता है? जो वैल्यूज आप पुट करते हो तो उससे रेंज आता है, रेंज को आप इमेज बोलते हो और डोमेन को प्री इमेज। दिस इज प्री इमेज। तो बेसिकली उसने बोला है कि माइनस टू के लिए आपको बतानी है वैल्यू, है ना, यानी एच एक्स अगर मेरा माइनस टू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन, माइनस वन को इधर शिफ्ट करो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस वन। अब आपको ये बताना है कि x की किन किन वैल्यूज के लिए आंसर हमेशा माइनस वन आएगा। ऑब्वियसली माइनस वन टू, तो यानी x की वैल्यू माइनस वन टू जीरो, इसके लिए आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा? माइनस वन। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए। मेरा हो गया 5-7 साल और फिर रिटायरमेंट, इतना टाइम तो लग जाएगा बनाने में। अभी आप 41 अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है? पूरी जिंदगी काम ही करते रहो। वैसे भी अब वो आ रहा है, क्या कहते थे, क्या बैन हो गया था? नहीं, पटाखे नहीं, टिकटॉक। अब टिकटॉक वीडियोस बनाने खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, xy such that x square plus y square equals to 64। प्लस 8 माइनस 8 जीरो आंसर सर, प्लस 8 माइनस 8 क्या आता है? ओके, अरे सबको आता है ना, इन्होंने बोला हाँ, मैंने बोल दिया हाँ। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, जिसमें a हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी which is less than 5, है ना, तो 1। अच्छा, आंसर हमेशा 4 ही है ना, 1 4 2 4 3 4 एंड 4 कॉमा। तो इसका डोमेन बताना और रेंज बताना, तो डोमेन 1 2 3 4 हो गया। सिमिलरली फिर अच्छा, सेकंड का ये ए पार्ट, अब बी पार्ट, उसमें बी हमारा क्या है? मॉडुलस ऑफ a minus 1, a belongs to integer and modulus of a is less than equals to 3। ध्यान दो जरा यहाँ पे, अरे बेवकूफ इधर देखो, a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो a तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? -3, -2, -1, 0, 1 2, ये सारी वैल्यूज डालेंगे, है ना। और मॉड का क्या यूज होगा? अब इसमें यूज होगा ना, इस मॉड की वजह से ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अब ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, जैसे अगर मैं -3 ले लेता हूँ, तो -3 -1 -4 हो गया, उसका मॉडुलस इज 4 होगा। फिर -2 लेंगे तो 3, -1 लेंगे तो 2, 0 लेंगे तो 1, 1 लेंगे तो 0, 2 लेंगे तो 1, 3 लेंगे तो 2। अगर मॉडुलस है जैसे तो इवेंचुअली पॉजिटिव ही हो जाना चाहिए ना, 0 और -3 आया तो 3 ही होना चाहिए। हाँ, मॉडुलस है। अरे बेवकूफ,
ए की बात हो रही है, मॉडुलस ए की नहीं। हाँ तो मैं मॉडुलस ए इज लेस देन, तो मॉडुलस ए नहीं बोल रहे ना, ए बोल रहे हैं। ए तो -3 हो सकता है ना, ए को -3 डालोगे तो बराबर ट्रू आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक फंक्शन हमारा डिफाइंड है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पहले रीड करना सीखो। 1 + x, फंक्शन हमारा 1 + x कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। दूसरा, रुक जाओ, 2x - 1 कब है? जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी बट लेस देन 4। फिर अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा है एंड इक्वल टू 6 से कम तो 3x - 5। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि फाइंड द रेंज। तो रेंज के लिए जैसे आप 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे वो इसमें डालना पड़ेगा, है ना? तो जैसे अगर मैं 1 डालता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2। अच्छा, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 1.5 डालोगे तो क्या आएगा? 2.5। 2 इसमें डाल सकते हैं, 2 डालने पे आंसर क्या आएगा? हो रहा है बेवकूफ, 2 to the 4 - 1 3। ठीक है, 2.5 डालेंगे तो 2.5 to the 5 - 1 4। 4 इसमें डालोगे, 4 to the 12 - 5 7, है ना? फिर अगर 4.5 या कुछ भी डालोगे, 5 डालो, 5 to the 15, 5 डालेंगे तो कितना आएगा? 10। और 6 डालेंगे तो 6 to the 18 - 5 30। ठीक है, अच्छा इसमें कोई मेंशन नहीं है तो हमने सिर्फ वैसे तो इंटीजर और डेसिमल नंबर डाले, तो रियल कुछ भी हो सकता है। इससे मुझे रेंज पता चल रही कि जो वैल्यू है ना 2 से लेके कहां तक आएगी? सिर्फ 13 तक आई। तो जो रेंज है, आप रेंज क्या बोलोगे? कहां से कहां तक हो गया? 2 से लेके 13 तक। आई बात समझ में? सर आपने इसमें सबसे पहले 1 डाला था ना? हाँ, ओके। दूसरा 1.5 की वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, 3.5 मैंने डाला नहीं, 3.5 कहां डालेंगे? सेकंड वर्स, करेक्ट। फिर 13/3 वो कहां डालेंगे? 4 point something हो गया। कहता है x such that fx is 5। fx अगर हमारा 5 है तो fx 5 कौन से मतलब किसके बीच में आएगा? है ना, 4 और यहाँ पे मैक्सिमम कितना तक जाएगा वैल्यू? अगर हम इसके बीच में आएगी कहीं पे वैल्यू, है ना? तो 2x - 1 5 के इक्वल हो सकता है, तो 2x 6 के इक्वल हो गए तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? हमें ये कैसे पता चला कि बीच वाले में आएगा? अरे 2 to 4 के बीच में कुछ डालेंगे ना, क्योंकि आंसर बोल रहा है कि 5। तुम यहाँ देखो 5 तुम्हें किस रेंज में लग रहा है? मतलब 3 और 4, 3 4 to 7 है यहाँ पे ना। 4 डालने पे यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 से जो कम वैल्यू है वो इसके उसमें आएगी, इसकी रेंज में आएगी। तो इसलिए 2x - 1 को 5 से कंपेयर करते हैं। फिर तीसरे वाले में तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, नोट डाउन करिएगा। 7, इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x + 2, और यहाँ पे x की रेंज भी दी हुई है कि हमें -3 से लेके 3 के बीच में बनाना है बस। ठीक है ना? पहला पार्ट तो क्वेश्चन का ये है कि बस आपको रीडिफाइन करना है। देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मॉडुलस ऑफ x है, रीडिफाइन का मतलब ये होता है कि आप मॉडुलस फंक्शन को बिना मॉडुलस के कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना? तो मॉडुलस को अगर बिना मॉडुलस के लिखना है तो आप बोल सकते हो कि भाई ये पॉजिटिव x होगा कब? जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, है ना? 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे पॉजिटिव है, और 0 से अगर कोई छोटा नंबर डालोगे तो -x आएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट था उसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। सिमिलरली यहाँ पे इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक +2 और एक बार -2। अच्छा, इजी तरीका क्या है? नंबर लाइन बनाओ, कहां से कहां तक? -3 to 3। अच्छा, ये कम ज्यादा हो सकता है, नहीं है तो -∞ to ∞ हो जाएगा। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो -∞ to ∞, जो दिया हुआ है वहां। अब आपको इनके दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं। अगर वो इसके बीच में तो इसके बीच में लिखे जाएंगे, नहीं है तो नहीं लिखे जाएंगे। वैल्यूज -2 और 2 है, दोनों बीच में -2 और 2।
ठीक है, ओके। -3 और -2 के बीच में एक नंबर बोलो। हाँ, -2.5। -2.5 को अगर आप इसमें डालोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव? अरे विदाउट मॉडुलस नेगेटिव, इसमें डालेंगे तो नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ x -2 माइनस ऑफ x + 2 हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, -2 और 2 के बीच में एक नंबर पिक करो, 0, इसमें डालेंगे तो नेगेटिव, इसमें डालेंगे तो 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर पिक करो, 2.5, बीच में 2.5, इसमें डालेंगे तो देखो, अगर ये समझ में आ गया तो इस तरह को कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप। देखो, आप तुम्हें क्या करना है, बस फंक्शन को रीडिफाइन करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? -3 से -2 तक, -3 इंक्लूडेड है, 2 तुम्हारी मर्जी, इंक्लूड करो चाहे मत करो। यहां नहीं करोगे तो अगले में 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, सॉरी -2 है ना, -2 से लेके 2 तक, और तीसरा 2 से लेके कहां तक? 3 तक। -3 to -2 -2 to 2 2 to 3 इक्वल्स टू का साइन जहां मन करे वहां लगाओ, ठीक है ना। -3 और -2 के बीच में ये फंक्शन है, सो इसको सॉल्व करोगे तो -x -2x और +2 -2 तो 0 हो गया। यहाँ पे -x कट गया, +2 +2 4 हो गया, ठीक है। और ये +x 2x और -2 -2 कट गया। ये हो गया हमारा रीडिफाइंड फंक्शन। इक्वल टू का काम करो। मर्जी है, एक बार लगानी चाहिए, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ या यहाँ, ठीक है। आया समझ में? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने सिर्फ रीडिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे जरा 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको खुद रीडिफाइन करके देख लो। सर एक बार वैल्यू भी तो आपने कौन से को किससे करा? तो तुम्हारी मर्जी है भाई, -3 to -2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर को जो मर्जी पुट कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। सर इंफिनिटी वाला इनमें इस वाले ये सारे इंफिनिटी वाले हैं। अच्छा, मैं इसमें जो कर देता हूँ, ये इंफिनिटी के लिए, ठीक है ना। कि फंक्शन को रीडिफाइन करो, राइट। अगर तुम्हारा केस स्टडी में आता है, दूसरा पार्ट क्या होगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है ना। तो रिलेशन फंक्शन में ग्राफ अगर कुछ भी आता है, जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे? जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में टेबल बनाते थे ना, सेम बना, ठीक है। x और यहाँ पे वैल्यू होगी y या फिर fx, एक ही बात होता है ना। ओके, अब यहाँ पे ना तुम्हारे पास, जैसे मैंने बोला -∞ से ∞ वाला, तो वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। इसमें वैल्यू मैक्सिमम तुम्हें 3 लेनी है और मिनिमम -3 लेनी है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू लेना शुरू करो, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, सारी वैल्यूज लो, ठीक है। -3 इसमें पुट होगा, आंसर कितना आएगा? -2 भी इसमें पुट होगा, -1 0 डालने पे आंसर कितना आएगा? एक सेकेंड, -2 पे 2 नहीं होगा, -1 पे 4 होगा, क्योंकि -2 तक ज्यादा आप यहाँ पुट करोगे, और -2 और 2 के बीच में जितनी वैल्यूज होगी उसके लिए आंसर हमेशा 4 है। -2 -1 0 1, इन सब के लिए आंसर हमेशा कितना होगा? 4 होगा। 0 के लिए भी 4, 1 के लिए भी 4, फिर 2 के लिए भी 4 होएगा, 3 के लिए 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, ग्राफ भी प्लॉट करना है। -1 1 2 3 -2, क्या हो गया? हाँ बोलो। इसमें वैल्यू कहां तक जा रही है? 6 तक, है ना। 2 4 एंड 6, मैं सीधे ऐसे ले लेता हूँ, 2 4 एंड 6। -3 पे 6 है आंसर, और -2 पे 4 है, -1 पे भी 4 है, 0 पे भी 4, 1 पे 4, -2 पे 4 और 3 पे 6। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो, है ना, थोड़ा बकेट शेप। हमारे लिए अरे बेवकूफ, तुम्हारे स्कूल में आया हुआ पिछले साल, इडियट।
तो 4 में से 2 नंबर तो रेडिफाइन का हो गया, एक नंबर ग्राफ बनाने का। तीसरा पूछ सकता था कि जो ग्राफ बन रहा है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो कितनी हाइट है मैक्सिमम 6 यूनिट। तो इस तरीके से घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। देखो आप हमेशा मैथ्स में क्या है ना, जैसे मैं कल भी बता रहा था तुम लोगों को, मैथ्स में आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाए, अनटिल अनलेस तो तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं हो। अगर मैं स्कूल का होता तो मैं यहाँ बोल देता बेटा ये इंपॉर्टेंट है, और आज इन कल में मैं जो बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है दैट मींस कि वो पेपर में, बट यहाँ पे तो वो केस है नहीं। तो अब दूसरा केस ये है कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है, या जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे वैसा कोई क्वेश्चन हो सकता है, या रिलेशन फंक्शन में कोई ग्राफ हो सकता है। ग्राफ बनाने का बेसिक रूल यही है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में यही चीजें आपको फायदा करेगी, आपको अपना दिमाग लगाना है। मैथ्स में आपको कंसेप्चुअली चीजें समझनी है, एक बार जो चीज समझ में आ गई उसको हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है ना। हमेशा ये सोचना है कि ऐसा फंक्शन है तो ये आया आंसर, सिमिलरली अगर कोई डिफरेंट हुआ तो, या वैल्यूज यहाँ की चेंज हुई तो क्या हो सकता है, राइट। या फंक्शन इसका ग्राफ बनाने के लिए आ रहा था, हमने बना लिया, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो ग्राफ कैसे बनाते। तो रूल तो सेम ही है ना, वैल्यूज वही लेनी है, प्लॉट करना है और बना देना है ग्राफ। आई बात समझ में, ग्राफ इसका बना लो रफली फिर। यस कोई बात नहीं। देखो सेकंड पार्ट जो 7th का है उसमें हमारे पास एक fx गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, नहीं वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब समझ में आ गया ना, ये राउंड ऑफ की वैल्यू। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर मुझे f ऑफ 1.5 अगर निकालना है तो 1.5 प्लस 1.5 माइनस 1, 1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 1, 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो आंसर इज वेरी गुड। देखो इसी तरीके से दिमाग चलता है, तुम्हें अगर एक समझ में आए तो उसका दूसरा तीसरा चौथा बाकी सारे अपने आप ही कर लो। आप ये 1.5 इसका नहीं 6 क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट नहीं था ये, इज -0.5 है सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने 1.5 का किया वैसे 0.5 का भी कर लोगे, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। वैसे फिर 3.1। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास a एक सेट दिया हुआ है 11 6 5 2 0 -1, b एक सेट दिया हुआ है, f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और fx है आपका x² - x - 2। For all values of x belongs to a, find the range of f. Also write f in the terms ordered where f of a equals to f of b बराबर है नहीं है। अब यार इसमें तो वैल्यूज पुट कर करके देखनी पड़ेगी। अब जैसे 11 पुट करो है ना, तो कितना हो जाएगा 121 -11 - 2, तो 121 - 13, इतनी बड़ी वैल्यू है यार, तो 108 आ गया आंसर। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 11, 108। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 36 -6 - 2, क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि ऑर्डर पेयर रेंज बतानी है और ए दिया हुआ है कि वैल्यू जो पुट करनी है 36 - 6 30 - 2 28। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 6, 28 सही है। 2 4 6 2 4 6 7 वैल्यूज हैं यहाँ पे। 6 के बाद 5 पुट करो, 5 के बाद 2 पुट करो, खुद पुट करना 0 और -1। बेसिकली ऐसी ऑर्डर पे बना देना है बस। रेंज का मतलब हो गया जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और बताओ ये बताना है कि f of a f of b बराबर है नहीं, मतलब इनकी सारी वैल्यूज जो b के बराबर है आ रही है नहीं आ रही। अगर आ गई तो लिख दो यस इक्वल है, नहीं तो नो। तो रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी अभी हमने किया था मिसलेनियस में, आता है सबको। चलो स्किप कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सिमिलर है जैसा अभी अभी हमने किया है ना। fx हमारा x² - 2x - 3 दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ x। तो f का इसमें और जो वैल्यूज है वो दी हुई। देखो जब कुछ नहीं दिया होता ना फंक्शन में रेंज निकालना होता तो जो एनसीईआरटी में कहते थे कि R2 RK उसमें निकालते हैं है ना, fx को y लेट करके फिर निकालते हैं। जब एक ही वैल्यूज दी हुई तो सिर्फ यही वैल्यूज पुट करनी है और इसी के रिस्पेक्ट में रेंज निकालना है। प्री इमेज ऑफ 6 - 3 and 5 यानी एक बार fx को आप 6 लोगे, एक बार -3 और एक बार 5।
उनसे जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू बतानी है x, दैट इज योर प्री इमेज। ठीक है, सेकंड पार्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर व्हिच द फंक्शन आर इक्वल। अच्छा देखो, जो सेकंड पार्ट है उसमें कहते हैं कि डोमेन रेंज निकालो जिसके लिए फंक्शन इक्वल है, मतलब 2x² - 1 किसके इक्वल है, 1 - 3x के। सबको एक तरफ ले आओ, -2 = 0, 2 to the 4, 4 के फैक्टर बनाओ 3 आ जाए, 4x - x, 2x कॉमन ले लिया तो x + 2 -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0, तो x + 2 × 2x - 1, तो यानी x की दो वैल्यूज हो गई, हाफ एंड -2। इन दो वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारा हमेशा इक्वल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। किसमें? 11 में 10th में find domain and range for which the functions are equal. और इक्वल, तो यही हुआ ना डोमेन। Range फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर व्हिच आप पुट करेंगे तो वैल्यूज value put करके range आएगा. f of 1/2 को कर निकालते हैं हम, 2 × 1/4 -1, तो आंसर इज -½ और जब आप पुट करोगे -2 -2 to the 4 to the 8 -1, तो आंसर इज 7। ठीक है, तो ये वही रेंज हमारी -½ एंड 7। क्वेश्चन नंबर 11 में a हमारा दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम a to r इज द फंक्शन। अगेन इसमें तुम्हें देखो 11th के जो तीनों पार्ट्स हैं, आपको पहले क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, x की वैल्यूज पुट करके तीनों के अलग-अलग ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। हमें बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो वही सेम रूल, अगर किसी एक x कोऑर्डिनेट के लिए दो डिफरेंट y कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट मींस कि वो हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है, तो ये तो 11th इजी है, ये तो खुद कर लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये तो रिपीट नहीं हो गए क्वेश्चन, 5 और 12 रिपीटेड है, ठीक है ना, तो इसको तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लेकिन रिलेशन फंक्शन में तो ये मन को ही सैटिस्फाई नहीं होता, ओके कंप्लीटली क्वेश्चन, कुछ और तो नहीं करना था सर, एक्सप्लेन ही कुछ ये पंगा है। हाँ इंटीग्रेशन करने में तो बहुत सारा सही होता है तब होती है ना, वैसे नहीं होती। नहीं गलत भी, तो अगर किसी गलत क्वेश्चन में भी अटक जाओ, करते रहो, दिमाग लगाओ, फिर तो बहुत मजा आता है। अब वही सब इंटरेस्ट पे है। चलो चलो आ जाओ वापस। क्वेश्चन नंबर 13 में इन सारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ डोमेन निकालना है, राइट। डोमेन का बेसिक रूल क्या था, आपको दो टाइप के, हाँ, और रूट में करेक्ट, दो टाइप के क्वेश्चन के दिए। तो अब मुझे बताओ ए पार्ट तो करने की जरूरत है नहीं, बस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो और डोमेन इज ऑल नंबर एक्सेप्ट जो नंबर्स फैक्टराइज करके। बी का डोमेन कोई बता सकता है? 1/2 - sin 3x। देखो sin 3x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1, हमेशा इसके बीच में रहता है, तो कोई भी वैल्यू होगी आंसर हमेशा रियल ही रहेगा, जीरो तो कभी हो नहीं सकता है। तो सीधा सीधा डोमेन क्या हो गया, ऑल है, कोई फर्क पड़ेगा। सी पार्ट, fx इज √(x - 2/3 - x)। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? दो केसेस होगा कि 0 नहीं होना चाहिए और माइनस नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट, तो इसमें नंबर लाइन बनाओ, देखो ध्यान से, पहले तो डिनोमिनेटर को 0 से कंपेयर करोगे तो वैल्यू आएगी 3, तो 3 लिखो, 3 पे लगा दो सर्कल, इसका मतलब होता है कि 3 8 में इंक्लूडेड है। न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो आएगा 2, अच्छा 2 वैल्यू हो सकती है, 2 डालेंगे तो 0 आएगा। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर पिक करो, 2.5 डालोगे तो आंसर रियल आएगा या इमेजिनरी? रियल आएगा। 3 से बड़ी कोई वैल्यू डालते हो तो जैसे 4 डालो तो 4 - 2 = 2, 3 - 4 नेगेटिव आ गया, तो इमेजिनरी इमेजिन। तो कहां से कहां तक डोमेन, कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से लेके 3 तक, 2 आएगा समझ में ना। सिमिलरली
ये डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट में अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट मैंने बोला कर लिया था। अच्छा कर लिया था, हाँ फिर तो ठीक है। हाँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ दो वैल्यूज आएंगी, एक इसका डोमेन निकालना है और एक इसका डोमेन निकालना है, और जो दो, हाँ वेरी गुड, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज योर आंसर, यानी जो कॉमन पार्ट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको, इससे वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, प्लस 2 हाँ है ना, वेयर 4 इज इंक्लूडेड, इधर तक चला गया, इससे वैल्यू जाएंगी प्लस माइनस 1 एंड 1। अच्छा इसमें अगर आप 1 से लेके इंफिनिटी पुट करोगे तो ट्रू आएगा और 1 नॉट इंक्लूडेड होगा, और -1 टू इंफिनिटी पुट करोगे तो ट्रू आएगा, -1 टू 1 पुट करोगे तो इमेजिनरी वैल्यू देंगे। अब तुम्हें फाइनल आंसर बताना है, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? जहाँ दो लाइंस दिख रही हैं, इंटरसेक्शन मतलब डबल वाला पार्ट, तो 4 टू इंफिनिटी, तो डोमेन हो गया आपको कहाँ से कहाँ तक? 4 से इंफिनिटी तक, 4 इंक्लूडेड, इंफिनिटी तो ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 2, 3 या 4 जितनी भी एक्सप्रेशन है, अगर उन सबका एक साथ ही डोमेन निकालना है, सबका अलग अलग निकालो और जो सबका इंटरसेक्शन हो, तो बेस्ट है कि आप नंबर लाइन में प्लॉट करके देखो, जहाँ पे भी सबसे ज्यादा लाइन दिख रही है दैट इज योर इंटरसेक्शन पार्ट, राइट? जब उसके डोमेन में वन नॉट इंक्लूड होगा सेकंड वाले में, ठीक, ओ माय बैड, ये इधर होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू 4। अब डबल लाइन कहाँ दिख रही है? डबल लाइन दिख रही है हमें माइनस इंफिनिटी टू -1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1 नॉट इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड। तो सही बोला था। हाँ मैंने जो ग्राफ बनाया था उसके हिसाब से मैंने सही किया, अब वो अलग बात है, ग्राफ ही गलत नहीं। ओके ई पार्ट डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल इन नंबर एक्सेप्ट डायरेक्ट। एफ पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, और ये 2 नंबर के लिए आएगा क्वेश्चन अगर आ गया तो 1 अपॉन, सॉल्व करके ब्रैकेट, लेकिन ये अरे इतना मुश्किल नहीं है ये तो, दो जगह दिया है। देखो हाँ दो दिए से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ देखो अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ना y ले लेता हूँ, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो y माइनस 3 इंटू y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, थोड़ा ध्यान दो, यानी y की वैल्यू 3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब तुम्हारा 2 या 3 होगा तो ये 0 वैल्यूज ले लेगा, है ना, यानी नॉट डिफाइन आ जाएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करो 2, 3, अगर मैं x में 2 से लेके 3 तक कुछ भी डालूंगा आंसर हमेशा 2 आएगा, तो ये वाली वैल्यूज नहीं हो सकती। 3 से लेके अगर 4 तक मैं कुछ भी डालता हूँ, है ना, 3 से लेके 4 तक कुछ भी डालूंगा तो 3 आएगा, मतलब, लेकिन अगर मैं 4 डालूं तो 4 चलेगा, है ना। अच्छा 4 डालूंगा तो आंसर, या 4 से बड़ी कोई वैल्यू डाल के देख लो, अगर मैं 5 डालता हूँ तो 25 माइनस 25 प्लस 4, यानी इधर से रियल वैल्यूज आएंगे, बट इनमें नहीं आएगी, इनमें तो 0 आ रहा है। 2 से कम कोई, जैसे 0 ले लो, 0 पे पॉजिटिव 6 आ रहा है, तो इधर की वैल्यूज भी ट्रू आंसर देगा, है ना, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 2 नॉट इंक्लूडेड, है ना, यूनियन 4 इंक्लूडेड, 2 4 तो ले सकते हैं, 4 ले लो, 4 आएगा आंसर। सर फिर ये भागने का क्या मतलब बना लिया? तो पता कैसे चलेगा, इसके बिना कैसे फिगर आउट करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, डन है। तो ये सारे इन क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ डोमेन निकाला है। ओके इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आई मीन कैसे ये 13 का ABCDEF का, उसके बाद फर्स्ट पार्ट जरा करो है ना, तो ये 13 का फिर 0 पार्ट था, है ना, 0 पीरियड हो गया फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट में fx और gx दिया हुआ है, उसको f प्लस g निकालना है, यानी दोनों को ऐड करना है, f माइनस g निकालना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ना, बेसिक सी चीज। देन कौन सा, अरे बेवकूफ, fx और gx को ऐड करना है, fx क्या है x स्क्वायर और gx क्या है 2x प्लस 1, हो गया।
बस लेने इसमें कोई मतलब वैल्यू लेके करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है कि f एंड टू फंक्शन f दिया हुआ है 2 4 5 6 8 -1 g दिया हुआ है, देन फाइंड डोमेन ऑफ f माइनस g का डोमेन निकालना। सिर्फ हमें क्या निकालना, डोमेन निकालना है ना, तो जो इसमें कॉमन होगा वही हो जाएगा डोमेन। डोमेन क्या क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है 8 और 8 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो 2 8 जैसे यहाँ देखिए ये एडिशन में था या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में, जो दो फंक्शन का डोमेन होगा ना उसका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज योर डोमेन। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, उसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वही डोमेन होगा, और अगर f प्लस g होता तब भी वही। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा था इंग्लिश। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट जो है ना, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। अच्छा, डोमेन तो इसमें क्लियर कट पता चल रहा है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 हो। बात अगर हम रेंज की करें, बेसिकली इसमें अगर हम पुट कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी पुट करके देख लो तो आंसर हमेशा या तो -1 आएगा या +1 आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा -1 एंड 1, और इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन जैसे कोई भी मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है या मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x है, ये सारे सिग्नम फंक्शन होते हैं, या उल्टा भी होता है x अपॉन 1। रेंज में पुट चाहे जो मर्जी करो, कोई भी नंबर पुट करके देख लो ना तुम, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कट के 1 बनता जाएगा या -1 बनता जाएगा, है ना। ओके, ये ए पार्ट था हमारा। बी पार्ट इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 7। डोमेन क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल, कि इसमें पुट चाहे तुम जो मर्जी करो, आंसर जो होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। सी पार्ट देखो, इसमें अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसका डोमेन मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। 1 से तो फर्क पड़ नहीं रहा है। अच्छा, जो इसकी रेंज होगी है ना, जैसे मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी रेंज हमेशा 0 टू इंफिनिटी होगी। अब वो 0 टू इंफिनिटी किसमें से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है। जैसे 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आ गया आंसर, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर से माइनस करते जाओगे तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, और आंसर हमेशा 1 से छोटा होता जाएगा। तो जो रेंज हो जाएगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा। तो यानी पुट आप चाहे जो मर्जी करो, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, नाउ डी पार्ट 36 माइनस x स्क्वायर, ये तो अभी हमने किया था, जैसे अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर का किया था सेम। ई पार्ट fx इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब देखो, जब अगर हमें डोमेन निकालना है, तुम सोच के बोलो कोई भी नंबर, कोई भी नंबर कैसे करो, 2 पर 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 नहीं हो सकता 2। चलो और कोई नंबर, कुछ भी पॉजिटिव नंबर हम कुछ भी पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है, नेगेटिव में ट्राई करते हैं -1, यहाँ -1 मॉडुलस ऑफ -1 इज 1, तो -1 इज रूट के अंदर -2 आ गया इमेजिनरी, मतलब हम नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते और पॉजिटिव पुट नहीं कर सकते, तो बचा क्या, तो कुछ भी नहीं है डोमेन। और ऑब्वियसली जब हम पुट ही नहीं कर सकते तो रेंज क्या आएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ एफ पार्ट, डोमेन बताओ इसका, करेक्ट, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये निकाल के बताना जरा रेंज। ओके, सो रेंज इज y belongs to all real number except -1. Now next g part easy है, हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो x की वैल्यू होगी वो -2/3 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना, -2/3 भी नहीं हो सकता, x should be greater than -2/3, जिससे रियल वैल्यू जाएगी। फिर रेंज के लिए स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू निकालना, और
y आने के बाद ध्यान रखना है कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो एलिमिनेट कर देना। नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता सकते। हाँ, h ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा। मैं इसकी बात कर रहा था, ये वही बात है। x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसमें कुछ भी पुट करो आंसर हमेशा रियल आएगा, क्योंकि उसमें से x स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो तो नहीं हो सकता। अब सब लोग थोड़ा ध्यान देखो यहाँ रेंज पे, और ये खुद से करके भी देखना है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप fx को y लेट करो, ठीक है? क्रॉस क्या तो पाजी a प्लस बी प्लस ए सेम ही गल है, इक्वल्स टू x एक तरफ लेके आ जाओ, x स्क्वायर y माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस b यानी 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला याद है ना सबको? तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। सो अब जो मेरा 1 माइनस 4y स्क्वायर है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, तो y इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। तो यानी y कहां से कहां तक हो जाएगा? बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू, तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? अच्छा, y में y जो होगा माइनस हाफ टू हाफ होना चाहिए, बट जीरो नहीं हो सकता y क्योंकि डिनोमिनेटर में है। लेकिन जो रेंज है वो हमारी पूरी माइनस हाफ टू हाफ ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं जीरो डालता हूँ आंसर तो जीरो तो आएगा आंसर में, मतलब रेंज का पार्ट जीरो ही है। यही वेरी गुड। बेवकूफ वो क्वेश्चन जिसमें रूट लगाओ, जिन क्वेश्चंस में रूट होता है उसकी रेंज नेगेटिव नहीं होती है। ये हर बार का एग्जाम में लिख के आ जाएंगे सर नेगेटिव आ रहा था लेकिन आपने बोला था नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हटा दिया। अरे इस क्वेश्चन के लिए बोला था इसमें रूट हो, इसमें रूट है नहीं है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ सकता है आंसर। और अगर हम इसको पुट करके देख लो, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 अपॉन 2 आ जाएगा नहीं आंसर। चलो इस क्वेश्चन को एक बार दो बार रिव्यू करके देख लो पहले फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, क्वेश्चन नंबर आई पार्ट है ना, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। एफ तो डोमेन तो मैं सीधे लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर, क्योंकि 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर का तो कोई ऐसे तो है। रेंज निकालने के लिए y लेट करते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या कुछ नहीं घटेगा, सबको एक तरफ ले आओ। x स्क्वायर का कॉमन हो जाएगा y माइनस 1, x के साथ हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर 2 मिनट पॉज, सर 2 मिनट पहले लिखने दो। इसमें ना देखो यहाँ पे अगर आप अरे इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखो ये a स्क्वायर और 4 की बजाय अगर 2 लिख दो तो 2 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चाहते अगर मैं सिर्फ ये पार्ट लिख रहा हूँ a प्लस b लिख सकते हो 4y स्क्वायर। अच्छा मैं इसको 2 अब सही है, ये a हो गया ये b हो गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस, सही है, ये हो जाएगा y प्लस 1 2y माइनस 2, y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2, 3y माइनस 2 प्लस 1, 3y माइनस 1 और ये हो गया 3 माइनस y, ठीक है ना। तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो यही है। अब y की ना दो वैल्यूज होंगी तुम्हारे पास पुट करने के लिए, 1/3 एंड 3, करेक्ट। अगर आप 3 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हो
जैसे सपोज 4 लो, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 0 लोगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। और 1/3 3 में सेम आंसर आएगा, है ना। तो जो रेंज होगी हमारी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, 1/3 से लेके 3 तक। मर्जी है तुम्हारी, एक्सपैंड करके भी तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे यही आएगा। अरे गलती क्यों जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो लगाना है। चलो नेक्स्ट, जो j पार्ट है इसका डोमेन बता सकता है कोई? नहीं एक्चुअली 1 - 2x है, तो ये तो आपने उस बारे में तो मुझे 1 - वो थोड़ा सा डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था ना, उसमें डिनोमिनेटर में 2 - sin 3x था, यहाँ पे 1 - 2 sin x है। देखो fx इज, अच्छा थोड़ा ध्यान दे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 - 2 sin x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी sin x की वैल्यू हाफ के इक्वल नहीं होना चाहिए। साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री। तो टेक्निकली अगर सिर्फ एक वैल्यू की बात हो तो x हमारा π/6 नहीं होता। बट एक टॉपिक जो हमारा जनरल सॉल्यूशन रिलेटेड है, लेकिन तुम लोगों ने क्या था, उस जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो x की जो वैल्यू होगी ना, दैट इज n π प्लस माइनस 1 रेज़ पर n π/6। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर ये पार्ट तो स्किप करवा सकते हैं कि भाई x की वैल्यू ये नहीं होगी, दैट मींस जो डोमेन है हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π प्लस माइनस 1 रेज़ पर n π/6, ठीक है, ये डोमेन का पार्ट है। बट रेंज के लिए तुम नहीं कर सकते, ये तो चलो 2 नंबर के लिए हटा दिया उन्होंने, आपको लगे बस रेंज निकालो, फिर अब रेंज तो तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, अब आपको ये देखना है कि जो sin x है, sin x की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम माइनस sin x का कोएफिशिएंट में क्या है, -2, सबको -2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 है यहाँ, सब में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 - 2 sin x की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है और -1 से बड़ी। अब एक चीज ध्यान रखना, इन जनरल हम ना एक साथ रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है बोथ साइड नेगेटिव हो तो, लेकिन एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है तो अलग अलग करना पड़ेगा। इसको अलग रेसिप्रोकल करेंगे, इसको अलग, तो यानी एक पार्ट हो गया तुम्हारा 1 - 2 sin 3x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो अगर मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल करूंगा, क्योंकि मुझे ये 1 चाहिए ना, 1/1 - 2 sin 3x, तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगी, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल भी करते हो तब भी साइन रिवर्स हो जाता है। हाँ जी। अब दूसरा पार्ट 1 - 2 sin 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इसमें भी रेसिप्रोकल करिए, तो 1/2 - 2 sin 3x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों से डिसाइड करना है, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा fx है वो 1/3 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए, यानी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, -∞ to -1 इंक्लूडेड यूनियन 1/3 से लेके इंफिनिटी तक। आई बात समझ में? नोट डाउन करो जरा। एक तरीका रहता है, आप तो इस बार तो बॉडी बना के माननी है। सेम 10th स्टैंडर्ड जैसे बच्चों को क्लियर होता है उसके बाद लगता है कि अब तो भाई IIT बोर्ड डालना है, एक हफ्ते के बाद रियलाइज होता है वो स्टूडेंट इसलिए आने पूरी चीज एक साल की पढ़ी लिखी तुमको पता होता है कोई ना सब भाई अंदर खत्म होने की कहानी। जो बच्चा कोचिंग जाता जो बच्चा कोचिंग नहीं जाता सारे मेरे पास ही जाते हैं। IIT में जाते मेरे पास ही जाते फिर भी बहुत अच्छे भाई। कॉलेज क्या बात कर रहे हो सर, मणिपाल वाला तो सही है, मतलब जो मणिपाल में अरे देखो तुम लोग एक्चुअली जो डिसाइड करते हो ना कि कोई भी, जैसे सपोज स्कूल की हम बात करते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है ये बहुत बेकार है, टीचर है, कैसे पता होता है कि तुम्हें कैसे टीचर मिलेंगे वहाँ पे, और एक ही टीचर से पढ़ते हो तुम वहाँ पे जाके,
10 टीचर होते हैं, किसी को स्पोर्ट्स का टीचर बहुत पसंद होता है, किसी को म्यूजिक का टीचर बहुत पसंद होता है, बाकी वो चल रही है तो तुम लोग यार ये तो बहुत बेकार टीचर है तो होमवर्क चेक करता है, ये तो हमें ऐसे बोलते हैं। तो इन जनरल तुम्हारी फैकल्टी पर डिपेंड करता है। अगर तुम इन जितने भी इस टाइप के कॉलेजेस हैं ना, जैसे सोनाटा हो गया या एमिटी हो गया, इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है भाई, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे, जो चीजें इनके पास पढ़ाने के लिए दिखाने के लिए जो एक्सपोजर दे सकते हैं डीयू में जिंदगी में नहीं मिली, चाहे तुम एसआरसीसी में चले जाओ, नाम ही है ना उस कॉलेज का, बट मिलेगा क्या वहां जाके? आधे टाइम तो प्रोफेसर नहीं आते वहां पे, भाई सरकारी नौकरी चिल मारो आराम से घर पे बैठो, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं। नहीं सर, स्कूल में तो गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत चेकिंग होती रहती है। अब ना अब लेकिन अब तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं होती? बहुत अच्छी होती है, उनके जो स्कूल में इतनी वो है। कुछ अब जैसे मैं खुद एडिट स्कूल में था, जैसे एडिट स्कूल होता है आधा सेमी गवर्नमेंट है, तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो अब वो डिपेंड करता है कि कुछ स्कूल में बहुत अच्छे टीचर मिल गए, प्लस टीचर ऐसे जो इंटेंशनली बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कुछ टीचर बेचारे ऐसे लगते हैं मजबूरी में जॉब मिल गया तो करना पड़ेगा। मेरे भाई ने जैसे ही पढ़ा उससे पहले अटेंडेंस का क्राइटेरिया एक था डाल दिया 75। बहुत कहाँ पे? हाँ, अब धीरे धीरे हर जगह चेंज होता है ना, चीजें देखते हैं लोग। अब इन कॉलेजेस में क्या अटेंडेंस का बहुत पंगा है, एमिटी भाई स्कूल से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्कूल से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, फोन भी जाएंगे अगर छुट्टी मार लिया तो। जो वो है ना प्राइस उधर तो यूनिफॉर्म भी है। हाँ तेरे यहाँ वो बहुत डिसिप्लिन है। तेरे गाजियाबाद में भी है, मेरा भाई करता है वहाँ पे 3 अलग-अलग। हाँ मेरा भाई आता है। क्राइस्ट हाँ बहुत अच्छा है। फिर आपने फिर जीरो क्यों हटवाया था? जीरो क्यों हटवाया था? अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना है, राइट? तो पहले तो डिनोमिनेटर में कॉमन क्या ले सकते हो? u कॉमन ले लो तो 2 प्लस u हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यानी u into 2 plus u should not equals to 0, यानी u 0 भी नहीं हो सकता और u माइनस 2 भी नहीं हो सकता। ऊपर से भी u कॉमन निकाल दे तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना। अभी पहले तो सिर्फ अभी जो फंक्शन दिया हुआ है सिर्फ उसी के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है? तो डोमेन हमारा कहां से कहां तक हो गया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 0, -2 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करते हैं रेंज की, y लेट करो, u कॉमन ले लिया तो u -1 अपॉन u into 2 plus u, है ना? u कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y plus uy equals to u minus 1, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? u की, है ना? तो 2y minus 1 equals to u minus uy 1 minus y, हाँ? क्या बोल रहे हो? सॉरी माय बैड, नीचे ही क्या है? 1 माइनस y। तो अब इसके हिसाब से जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 1 माइनस y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी y शुड नॉट इक्वल्स टू 1। एक तो y 1 नहीं होना चाहिए। एक और मेरे माँ ने बोला इसमें जो डोमेन में वो भी नहीं होना चाहिए। क्या डोमेन? तो तुमने बोला कि इस वाले क्वेश्चन में जो डोमेन में भी उसकी कोई एक वैल्यू इसमें रेंज में नहीं होनी। अच्छा देख लेते हैं। 0 का अब जैसे y यहाँ पे अगर हमारा u क्या है? u 0 नहीं है। अच्छा ये देखो ना, जैसे ये u की वैल्यू है ना, अब यहाँ पे हमने बोला है कि u हमारा 0 नहीं हो सकता है, यानी कि 2y plus 1 upon 1 minus y ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यानी 2y plus 1 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी y should not equals to minus half। तो यानी रेंज जो हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस हाफ एंड 1, ठीक है? नोट डाउन करिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट एल है, देखना देखने लायक क्वेश्चन है। मॉड्यूलस या तो विन है या तो लर्न है, तो ये लास्ट है हमारा, आज भी हुई है। देखो डोमेन सीधा सीधा ऑल रियल नंबर हो गया, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इसमें, तो डोमेन में तो कुछ सोचने की जरूरत है। रेंज, अब रेंज थोड़ा सोचो, देखो cos 3x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम +1, तो अगर मैं यहाँ पे -1 लेता है ना, तो -4 -2 -6 हो जाएगा,
तो मॉडुलस वैल्यू -6 की 6 हो जाएगी। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 2 1 2 -4 + 2 2 हो जाएगी वैल्यू, है ना। और बीच में अगर 0 लेता हूँ तो 4 आएगी, मतलब इसी के बीच में आएगा आंसर हमेशा। तो जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 2 से लेके 6। हमने माइनस वाला वन किया लेकिन मैंने cos x की जैसे sin x और cos x होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, ठीक है। sin x दोनों